डीडी बिहार के सभी सुधी दर्शकों को नाहर का नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाने जा रहे हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप जब सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे, तो आपके मन में एक स्वतः ही भाव उत्पन्न हो जाएगा कि क्यों ना हम भी अपने भारतवर्ष के लिए कुछ शिक्षा जगत में कुछ ऐसे कार्य कर गुजरें जिससे कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के नाम से और भी आगे प्रसिद्ध हो जाए। तो हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर बीके सुदर्शन जी से, जो शिक्षा जगत के एक जाने माने विद्वान हैं, एक समाज सेवी हैं, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। तो हम अपने केंद्र में, अपने डीडी बिहार के इस खूबसूरत से परिसर में आपको बहुत बहुत हम अभिनंदन आपका करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पूरा डीडी बिहार परिवार आपका अभिनंदन करता है और जो हमारे सुधी श्रोता आपको देख रहे हैं, सुनेंगे आपको, वो उनकी ओर से भी हम आपको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब सुदर्शन साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी प्रसिद्धि है, आप एक बहुत ही संस्कारवान परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही संस्कारी व्यक्तित्व के आप धनी हैं। इसलिए क्योंकि आपके माता पिता, आपका परिवार, आपका जो एक पूरा समाज है, आपने जो एक अपने माता पिता के स्नेह आशीर्वाद से जो एक शिक्षा जगत में जो आपने अपना एक कीर्ति स्थापित किया है, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से ये जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपने शिक्षा के जगत में आहिस्ता आहिस्ता आपने कदम बढ़ाया। तो हम थोड़ा सा ले चलना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपने अपने पिता से, माता से किस तरह से आप आगे बढ़े हैं, कैसे आपने पढ़ाई की, किस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कहां से आप पटना पधारे, कहां से आप बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा आप हमें हमारे दर्शकों के लिए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद नाहर साहब का और पूरे दूरदर्शन परिवार का, बिहार डीडी पर के दूरदर्शन परिवार का। अभी मुझसे यह कहा गया कि कुछ अपने बारे में बताऊं। अपने बारे में बताने के लिए भावना होती है, शब्द नहीं होते। अपने बारे में मैं तो कर्म करने वाला हूं। मैं अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चल के और उनके आशीर्वाद से यहाँ तक जो भी यह जो कीर्ति है या जो भी हमने कार्य किए हैं, उनके आशीर्वाद से है। मेरे पिता और मेरी माँ बड़े प्रसिद्ध शिक्षा जगत से रहने वाले आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज। मेरी माँ श्रीमती कृष्णा देवी, जो अभी स्वर्गवासी हैं, उनके आशीर्वाद से जब हम लोग गांव के रहने वाले, सीतामढ़ी ज़िले के मेजरगंज थाने के मुबारकपुर गांव से हम बिलोंग करते हैं। मेरी सारी पढ़ाई, बचपन की सारी पढ़ाई, अभी जैसा नाहर साहब ने कहा कि कहाँ से पढ़े, तो मैं कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं हूँ। मेरी सारी पढ़ाई मेरे माता पिता के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से और मेरे पिता के द्वारा पढ़ाई गई। जहाँ किताबी शिक्षा, किताबी ज्ञान के अलावा जो सांसारिक ज्ञान, जिस समेटिव एजुकेशन की बात आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव लाने का जो उन्होंने ऐसा बड़ा साहस किया, जो पहली बार हुआ, उसी की परिकल्पना मेरे पिता जी ने भी देखी थी। हमारी सारी पढ़ाई गांधी जी के द्वारा स्थापित सिद्धांतों के बेसिक स्कूल्स में, बेसिक स्कूल में बचपन की पढ़ाई हमने की। वहाँ से हम पढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने माता पिता के साथ, मेरे पिता माँ शुरू से शिक्षा में रहे। मेरे पिता शुरू से BIT मेसरा में प्रोफेसर रहे। मेरे जन्म से पहले वो वहाँ BIT मेसरा से पढ़े, वहाँ वो प्रोफेसर रहे ह्यूमैनिटीज़ के। फिर वहाँ से आए, उन्होंने अपने स्कूल्स खोले। उनको लगा कि यहाँ पर एक शिक्षा के जगत में एक बात करने की आवश्यकता हो रही है यहाँ पर। तो वहाँ से हम पटना आए। बेसिक स्कूल की शिक्षा से ग्रहण करते करते हम पटना आए। साधारण से कॉलेजों में, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन किया। फिर मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। मैंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, पास करके दिखाऊंगा। फिर वहाँ से मुझे उन्होंने दिल्ली भेजा। वहाँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा नामांकन हुआ। 86 में मैंने मास्टर्स की डिग्री वहाँ से ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध कॉलेजों में सेंट स्टीफेंस कॉलेज। मास्टर की डिग्री ली। कालांतर में मास्टर की डिग्री लेने के बाद मैंने MBA किया अमेरिका से। फिर कालांतर में
जब कालक्रम चला तो साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि ली। ये चलता रहा। इससे बीच में जैसा नाहर साहब का कहना था कि कहाँ कहाँ कैसे कौन से ऐसे सिद्धांत थे जिन्होंने मुझे प्रभावित किया कि मैं समाज की तरफ आऊँ। विदेशों में घूमता रहा। मैं सिंगापुर का नॉन रेसिडेंट इंडियन भी रहा। मैं सिंगापुर में काफ़ी साल रहा। वहाँ मैंने व्यापार भी किया, देखा भी। मेरे पिता की इच्छा थी कि कोई अगर हमारे सिद्धांत हैं कोई उसको लेके चलेगा। मैंने कहा कि मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया वहीं से। और जब मैं यहाँ आया उसी बीच में 97 में एक कार्यक्रम हुआ यूनेस्को का, पेरिस में। यूनेस्को हेडक्वार्टर में पेरिस में कार्यक्रम हुआ। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर मुझे बुलाया गया। एक टॉपिक था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन विद द सोसाइटी। उस समय इंडिया से 11 लोगों का नाम चयन हुआ था। मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था और मैं पेरिस यूनेस्को हेडक्वार्टर में गया। जाने से पहले मैं घबरा गया कि मैं बोलूँगा क्या। मैंने अपने पिताश्री से पूछा, आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी से, हम कहे कि पापा वहाँ मुझे बोलना है, मैं बोलूँगा क्या। तो उन्होंने मुझे कुछ लिख के दिया, बोले कि इस पर वर्कआउट करो। तो मेरे सबसे पहले गुरु वहीं। फिर मैं पेरिस गया। मुझे 4.5 मिनट का समय था जहाँ 115 देशों के प्रतिनिधि, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सारे लोग थे। मुझे 4.5 मिनट का समय दिया गया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और इस बिहार के से, और मुझे लगा कि भविष्य में कहीं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं से मुझे भी देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। उन्हीं के सिद्धांत जो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में जो उनका चल रहा है, मैं उसी को लेके बोला। मुझे 11 मिनट तक मुझे एक्सटेंशन दिया गया शिक्षा पर। 4.5 मिनट से 11 मिनट तक दिया गया। जब भी मैं बंद करता था तो इशारा होता था कि प्लीज कंटिन्यू। तो मैंने उस समय भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में जो कही नहीं थी, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो शिक्षा पद्धति जो बनाई गई थी, जिसमें कहीं भी समेटिव योगात्मक शिक्षा का, गुणात्मक शिक्षा का हमेशा पराभव दिखाया गया। तो मैंने उसी समय से मेरे अंदर कचोट थी कि शिक्षा ऐसी हो जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो जब इससे पहले 20-25 साल पहले हमारे पिताश्री ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने की बात हुई, जो नहीं बन पाई, राजीव गांधी जी के समय में नहीं बन पाई, उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया, आज यही सिद्धांतों की बात हो रही है, गुणात्मक शिक्षा। तो मैंने उस सिद्धांत को लिया, अपने व्यक्तित्व में उतारने की कोशिश की। आज अपने पिताश्री के आशीर्वाद से मैं आज जहाँ भी हूँ, आज हमारे इस बिहार में और झारखंड में करीब 40 से ज़्यादा विद्यालय हमारे माता पिता ने स्थापित किए। 40 से ज़्यादा विद्यालय, मैं उनकी सेवा में हूँ। लेकिन केवल शिक्षा वही नहीं, जिस शिक्षा के बारे में लोग कहते हैं किताबों के बारे में शिक्षा, वो तो किताबों के द्वारा आरोपित है, प्रत्यारोपित शिक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस शिक्षा नीति की बात की आज, और जो उन्होंने उतार दिया, वो ऐसे कर्मवीर हैं कि जिन्होंने तो जो सोचा उतार दिया। योगा को उन्होंने उतार दिया पूरे विश्व में। आज वही शिक्षा की बात वो कर रहे हैं। मैं उसी के पीछे अपनी भावना, अपनी सेवा दे रहा हूँ। और शिक्षा का मतलब नाहर साहब एक यह भी है कि गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए। तो आज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब समेटिव फॉर्म ऑफ एजुकेशन जो है, उन्होंने सारे बैरियर्स को तोड़ दिया। एक व्यक्ति जो पहले पीसीबी होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर होता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उन्होंने सारे बैरियर तोड़ दिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक जो सबसे जो आश्चर्यजनक, बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है कि उन्होंने कहा कि एक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, उसी के साथ आपको उसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो किताबी सिर्फ शिक्षा की सोच नहीं है, वो गुणात्मक शिक्षा की जो आपने बात की कि किस तरह से हमें ज्ञान अर्जन हमारा हो, ज्ञान, हम ज्ञानी बने, ज्ञानी पुरुष बने। क्योंकि किताबी शिक्षा पढ़ के हम सिर्फ परीक्षा दे के और उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं, उसमें अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, नंबर ला सकते हैं, अंक ला सकते हैं। लेकिन जो विद्वतापूर्ण ज्ञान है, एक विद्वान जो है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि व्यक्ति, हर बच्ची, हर बालक भारतवर्ष का विद्वान पुरुष बने।
जी। ये उनकी सोच है और उसके तहत वो हर नीति को लागू करना चाहते हैं और सभी लोगों के साथ मिलकर, ऐसा नहीं कि अकेला वो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यदि तुम्हारा डाक सुने केव ना आसे तो वे एकला चलो रे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये भी सोच है कि भाई जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सारे लोग हमारे साथ होंगे अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा, लेकिन आप से हम एक चीज़ और, अब थोड़ा सा और पीछे हम जाना चाहेंगे। आपने कहा कि हम सीतामढ़ी से आए और मुजफ्फरपुर में पढ़े, तो ये आपकी महानता है कि आप अपने विद्यालय को, आप अपने विश्वविद्यालय को, अपने कॉलेज को बहुत ही छोटा बता रहे हैं, लेकिन जहाँ से व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है वो उसके लिए बहुत ही बड़ा मंदिर स्वरूप होता है, वो आराधना का स्थल होता है, वो पूजा होता है। और ऐसे भी बिहार की माटी इतनी पावन है सुदर्शन जी की, और ऐसे भी आप एक ऐसे पवित्र स्थान से आए हैं जिस जगह आपका जन्म स्थान है वो माता जानकी की भूमि है, जो भगवान राम को जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम बना दी। तो एक साधारण से मनुष्य को जब माता जानकी ने मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर का रूप दे दिया, तो आप उस भूमि से आए हैं, तो निश्चित जो आप वहाँ से लेकर चले हैं, और आचार्य सुदर्शन जी महाराज को कौन नहीं जानता है, उनके मार्ग दर्शन में आप आगे बढ़े हैं और नए नए ढंग से आपने कोशिश की है कि जो शिक्षा जगत में आपका, हमारे देश का, हमारे बच्चों का, हमारे जितने भी अगली पीढ़ी है उनका नाम हो, यश हो, उनका कीर्ति स्थापित हो। उसी क्रम में आपने कहा कि जब आपको विदेश में आपको बोलने का अवसर मिला, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि उसमें आपने कौन सा ऐसा पॉइंट ऐसा बताया जिससे भारत वर्ष पर अन्य देशों ने गर्व महसूस किया। जी। वो भाषण का थोड़ा सा हम पोर्शन अपने दर्शकों, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपने वहाँ कौन सा ऐसा संबोधन था, उसमें कौन सी ऐसी पंक्ति थी जो आपको 11 मिनट तक बोलने के लिए आपको प्रेरित करता रहा और लोग बोलते रहे कि आप बोलते रहिए, वो थोड़ा सा बता दीजिए। मेरे पिताश्री ने कहा था कि देखो, हिंदुस्तान की जो पृष्ठभूमि, इस आज के दिन में हिंदुस्तान को पूरे विश्व के साथ जोड़ने का जो अलग थलग सा हिंदुस्तान था, भारतवर्ष हो गया था, पिछले इतने सालों से कुछ नहीं था। तो आज जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जो पूरे विश्व में ऐसा कौन सा दिया जाए, कौन सा मंत्र दिया जाए जिस मंत्र के आधार पर पूरे विश्व को बांधा जा सके अपने तरीके से। तो वहाँ पर जब विश्व को देखा जाए, तो वह विश्व को जो दिया जाए, तो मेरे पिताश्री ने मुझे कहा कि देखो, भारत को एक ऐसे शिक्षा नीति की आवश्यकता है जहाँ पर शिक्षा को आप ग्लोबलाइज करके ही बात न करें, आप हमारी शिक्षण पद्धति को दीक्षित करें। शिक्षा को दीक्षित करने की आवश्यकता पड़ी। अभी हमारी शिक्षा बाहर से दीक्षित थी, आज की शिक्षा को उन्होंने कहा दीक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा। बाहर निकलने के बाद, कॉलेजों की पढ़ाई 20-25 साल तक पढ़ने के बाद, बाहर निकलने के बाद कागज़ के टुकड़े लेके नौकरी के लिए दरवाजे दरवाजे भटकना, जिसका व्यवहारिक संसार में जिसकी गुणवत्ता का कोई भी महत्व नहीं था। केवल फिजिक्स पढ़ने के बाद में आप फिजिक्स के प्रोफेसर बन सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन जब समाज में आप जाएंगे तो समाज आपसे जानना चाहेगा कि हमारे लिए क्या है तुम्हारे पास। तो मैंने उसी समय बोला था, जापान से, मेरे पिताश्री ने जापान का उदाहरण दिया था कि जापान में एक ऐसी शिक्षा होती है कि 5 सालों तक पढ़ाई के बाद वहाँ बच्चों को छोड़ा जाता है कि आप अपने हिसाब से, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने मानसिक क्षमता के आधार पर आप अपने भविष्य का निर्धारण करें। उनसे पूछा जाता है। वहाँ भारतवर्ष की तरह पहले जो होता था कि सब्जेक्ट हम टीचर होते थे और ऑब्जेक्ट स्टूडेंट होता था। आज हमारे पिताश्री ने कहा कि नहीं, ऑब्जेक्ट आप रहेंगे, सब्जेक्ट हमारे बच्चे होंगे। तो हमने उस आधार पर कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं, शिक्षा का सामूहिकरण करो। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की ऐसे चीज़ों की पढ़ाई हो जो आज हो रही है। आज स्किल एजुकेशन की चर्चा पहली बार भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की।
स्किल एजुकेशन में है आप फैशन टेक्नोलॉजी, आप स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ +2 पढ़ते पढ़ते आप फैशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट स्किल के कंपलसरी कर दिए गए, जिससे फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, आप रोबोटिक्स कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ है, हमारे सारे विद्यालयों में चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, और उस समय इसको करने के बाद आप +2 के एजुकेशन के साथ साथ आप फैशन टेक्नोलॉजी की भी डिग्री ले सकते हैं। आपको बाहर निकल के नौकरी के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपका जो स्टार्टअप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, हाँ, उसमें स्टार्टअप प्रोग्राम में आप अपनी गुणवत्ता को, अपने व्यक्तित्व के, अपने ज्ञान का, जो वास्तविक ज्ञान है, जो आरोपित और प्रत्यारोपित ज्ञान नहीं है किताबों के द्वारा, उसको आप प्रदर्शित करके आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, समाज में दुनिया का भला कर सकते हैं। यही तो है शिक्षा नीति। सुदर्शन जी, आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। आपने कहा कि आपके पिताजी आपको आईएएस बनाना चाहते थे, तो मैं चाहूँगा कि आप तो आईएएस नहीं बने, लेकिन आप उससे भी बड़े बने, इसलिए क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़ गए, आप बच्चों की शिक्षा से जुड़ गए और अपने पिताश्री के सानिध्य में, उनके छत्र छाया में रहकर शिक्षा जगत में बच्चियों के लिए जो आपने कार्य किया है, ये बहुत ही अनुकरणीय है। तो देखिए, सोच तो होती है, पिताश्री ये सर चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने और भी बड़े से बड़े पद पर आसीन हो, ताकि उनकी भूमि, उनका प्रदेश, उनकी मिट्टी गौरवान्वित हो, उनका प्रदेश गौरवान्वित हो। तो अब थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में भी बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, और क्या कोई परिवार में ऐसा भी है जो आईएएस भी हैं? मान लीजिए आप नहीं बने, आपने किसी को बनाया, अपने परिवार में कोई बहन भाई या कुछ भी, तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में भी हमारे श्रोता दर्शकों को बताइए। पूरे 7 भाई बहन रहे जी। मैं सबसे बड़ा रहा हूँ। मेरे पीछे 3 भाई और रहे और 3 बहनें रहीं। मैंने आईएएस इसलिए नहीं, मैं आईएएस बनने में मेरी इच्छा कहाँ से पीछे हटी। मैं फर्स्ट चांस में प्रथम बार में आईएएस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते समय मैंने क्वालिफाई किया। आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हुई, मुझे लगा कि मैं सीमित जाऊंगा कहीं, मैं अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। उनका सपना था पूरे समाज के लिए देखना। आज देखिए, उसी सपने का एक अंग है कि हमें भी पढ़ाओगा। एक जो हमारे केंद्र चलते हैं अभी बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, दिल्ली में करीब 50 से ज़्यादा केंद्र हमारे, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है हम लोगों के द्वारा। महाराज जी की परिकल्पना थी कि हम उसको देखें जिसको कोई नहीं देखता। तो उन्होंने आज इसी पटना शहर में 15 से ज़्यादा केंद्र हमारे चल रहे हैं। यह एक, जब तक समाज से अपने व्यक्तित्व का जुड़ाव नहीं करेंगे, वह ऐसा ज्ञान कौन सा होगा, यह कौन सा ज्ञान है। इसलिए मैंने एक कविता लिखी, 2 लाइन, अच्छा, कि गुरुवर मुझे ज्ञान दो अज्ञान का, गुरुवर मुझे ज्ञान दो अज्ञान का, गुरुवर मुझे ज्ञान दो अज्ञान का, यही उसका शीर्षक था। अच्छा। इसका मतलब था कि लोग ज्ञान मांगते हैं। इससे प्रेरणा मुझे मिली कि मेरे पिता से करीब 125 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, काश मैं पशु होता। काश में पशु होता। लोग कहते हैं काश में मानव होता। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, व्यक्ति जब ज्ञान की शिक्षा लेता है तो ज्ञान का दम्भ आ जाता है। बिल्कुल। और ज्ञान का जब दम्भ होता है तो विसर्जन नहीं हो पाता। जब विसर्जन नहीं हो पा तो ईश की प्राप्ति नहीं कर पाता। समर्पण से ईश की प्राप्ति नहीं होती। विसर्जन में ही ईश की प्राप्ति होती है। तो हमें गुरुवर हमें ज्ञान दो अज्ञान का, हमने ये लिखा। बाकी बड़ी कविता है, अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा। उसमें हमने कहा कि हे भगवान, हे गुरु, आप तो लोग आपसे ज्ञान मांगते हैं, इस ज्ञान का क्या महत्व है जो किसी के काम नहीं आ सके। बिल्कुल। इस ज्ञान का क्या काम उद्देश्य है जिसका कोई काम ना आ सके। रास्ते पर पथिक हूं, रास्ते का पथिक हूं, पाथे की तलाश में। रास्ते का पथिक हूं, तलाश में। पथभ्रष्ट हूं, विमुक्त हूं, विच्छिन्नता हावी है।
मानसिक रूप से विच्छिन्न हो चुका हूं, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। ज्ञान वो नहीं जो किताबों में मिला, ज्ञान वो है जो गुरुवर से मिला, जहां हम विसर्जित हो गए। आप कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं सुनेंगे जिसने ईश को प्राप्ति का दम भरा हो। बिल्कुल। ज्ञान से कभी भी ईश की प्राप्ति नहीं होती, अज्ञान से होती है। जहाँ विसर्जन हो जाता है, जहाँ पर आपका तर्क समाप्त हो जाता है, जहाँ पर आप विमुक्त हो जाते हैं, जहाँ आपकी विच्छिन्नता का पराभव हो जाता है, वहाँ पर आपका ज्ञान मिल जाता है। असल ज्ञान वही होता है जो रविदास को मिला। असल ज्ञान मिला जब न्यूटन को पूछा गया समुद्र के किनारे, न्यूटन आपने तो गति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो पूरे विश्व में चला, आप कितने ज्ञानी हैं। न्यूटन समुद्र के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने 3 बालू का कण, रेत का कण उठाया, उन्हें इतना ही मिल पाया है। अभी आपने कहा कि जो अज्ञान से ही ईश की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसलिए क्योंकि अगर एक कहावत है कि थोड़े धन में खल बौराना, थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो हम अपने आप को, थोड़ा सा धन हो गया तो हम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगते हैं। लेकिन ईश को प्राप्त वही करता है जो हमेशा अपने आप को अज्ञानी महसूस करता है, क्योंकि उसका अंत नहीं होता है और ना अंत होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की जो धारा है वो अंतहीन है, वो समुद्र है, वो विशाल है। इसीलिए हर ज्ञानी पुरुष हमेशा यही कहते, आप जैसा आपने बताया है सुदर्शन जी, कि अज्ञानी पुरुष का मतलब ये हो गया कि हम निरंतर अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि को अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहकर, अपने बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर हम अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहने की प्रक्रिया में अपने आप को खड़े रखेंगे, तभी कभी न कभी ईश की प्राप्ति हो सकती है और हम ज्ञानी ईश की नज़र में हो सकते हैं। अपनी नज़र में अगर ज्ञानी हो गए तो उसी दिन फुल स्टॉप लग जाएगा, पूर्ण विराम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने देखा दर्शकों की, एक ज्ञानी पुरुष, एक समाज सेवी व्यक्तित्व यही होता है कि अपने आप को वो हमेशा अज्ञानी समझता है। अब हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे सुदर्शन जी कि आप एक बहुत ही कई विद्यालयों में आप मैनेजमेंट देखते हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, और अलग बात है कि पिताश्री का आपके सर पे वरद हस्त है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी भी बच्चे पर उनके माता पिता का, गुरुजनों का सानिध्य रहे, उनका आशीर्वाद रहे, उनका वरद हस्त रहे। लेकिन आपकी जो क्षमता है, आपकी जो क्रियाशीलता है, आपकी जो भावनाएं हैं समाज सेवा का, बच्चियों के लिए जो पढ़ाई के लिए आप, हमने सुना है कि आप बच्चियों के लिए काफ़ी कुछ करते रहे हैं, उनको किताबों का वितरण फ्री में, उनकी पढ़ाई, जो ऐसे गरीब बच्चे हैं, जो गरीब ऐसे शिक्षक हैं, उनको भी आपने बहुत मदद की है। यहाँ तक कि कोरोना काल में मैंने सुना कि जितने भी शिक्षकगण, सारे स्कूल बंद हो गए, सब चीज़ बंद हो गया, लेकिन कई स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी छूट गई, उनको हटा दिया गया। लेकिन आपके विद्यालय में इस तरह का कोई भी नहीं बातें हुई। आपने सभी शिक्षकों का सम्मान किया और उनको निरंतर उनका जो फीस है या वो सारी चीज़ें आप देते रह गए। तो जो बच्चियों के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं कि बालिकाएं पढ़ें, लड़कियां पढ़कर विश्व में भारत का नाम रोशन करें, और आज के दिन में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं रह गया, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। महिला सशक्तिकरण, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनकी क्षमता को जिस तरह से आप सनय सनय आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें क्या क्या आपने उपलब्धि हासिल की है, आपके विद्यालय की कौन कौन सी बालिकाएं देश भर में अपने बिहार की माटी का परचम जो है झंडा लहराया है, कुछ अगर ऐसा दृष्टांत हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। बालिकाओं की शिक्षा में मेरी माताजी और मेरे पिताश्री के द्वारा स्थापित एक बड़ा उत्कृष्ट विद्यालय इसी पटना में आचार्य सुदर्शन कृष्णा निकेतन चल रहा है। आचार्य सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल भी हमारा जो मुख्य विद्यालय है, वहाँ भी बालक और बालिकाओं दोनों के लिए समुचित शिक्षा का अत्याधुनिक शिक्षा संसाधनों से परिपूर्ण वह विद्यालय दोनों नहीं, हमारे 40 विद्यालय चलते हैं। बालिकाओं के लिए एक विद्यालय जो उत्कृष्ट विद्यालय श्री आचार्य सुदर्शन कृष्णा निकेतन,
वहाँ संस्कार और संस्कृति की बातों के आधार पर ही हम लोग विद्यालय चलाते हैं। वहाँ पाश्चात्य आधुनिक कंप्यूटर युग से लेके कंप्यूटर युग को लेके और बच्चियों के जीवन में, जैसे हमारे पिताश्री जाएंगे वहाँ पढ़ाने, वो आज भी पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं। मैं आपको भेजूंगा, आज भी पढ़ाते हैं कि वहाँ पर अगर वो जाएंगे तो आज भी बच्चियों को पढ़ाते हैं कि घर में कैसे रहना चाहिए, तुम अपने माता पिता का सम्मान करो, तुम्हारा दादी, तुम्हारे दादा, तुम्हारा परिवार कैसे, संयुक्त परिवार में और यूनिटरी परिवार में अंतर बताते हैं। और वो आज भी बताते हैं कि जीवन जीना सीखो। उनकी एक किताब चलती है मेथड्स ऑफ लाइफ, जीवन जीने की विधि। उसमें यह भी सिखाया जाता है कि घर में अगर पिता अगर बोलें, अगर बेटी आए अगर स्कूल से कहे कि मम्मी एक गिलास पानी दो, प्यास लगी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तब आप उठ के मत जाइए, बच्चों को स्वावलंबी बनाइए, बच्चियों को स्वावलंबी बनाइए, कल हो के उन्हें दूसरे घर भी जाना है। तो वो स्वावलंबी बना कहते हैं कि जाओ बेटा, वहाँ पर घड़ा है या फ्रिज है, एक गिलास उठाना, अपने खुद भी पी लेना और मेरे लिए भी ले आना। ये नहीं कि उसके पीछे दौड़ के आप जाके उसको परावलंबी बना दें। रोटी क्या होती है, खेत क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी परिकल्पना है, खेतों की मेर पर ले जाओ, गाँव में चले जाओ। एक उनका वर्ड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, KYS के 3 प्रतिरूप, नो योर सोसाइटी, नो योर सोसाइटी, एक होता है KYC, यह है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नो योर कंट्री, KYL, नो योर लैंग्वेज। सारी भाषाएं खत्म हो चुकी, विलुप्त हो गई है। हमारे पिताश्री ने किताब लिखी, भूलल भुलायल शब्द, बिल्कुल भूलल भुलायल शब्द, बहुत सारे शब्द जो खत्म हो चुके हैं, परिलुप्त, विलुप्त हो चुके हैं, उन्होंने उनको फिर से पुनर्जीवित किया और लोगों को बताया। तो हमारी जो बच्चियां हैं आज भी, पटना में नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे बच्चियां भी हैं। एलुमनी होता है, एक बच्ची आई वहाँ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में, बहुत बड़ी डॉक्टर। आपके एम्स में यहाँ कम से कम 4-5 डॉक्टर हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं। आपके बिहार सरकार में मंत्री हैं, मंत्री भी हैं, वो भी हमारे विद्यार्थी हैं। हमारी जो शिक्षा जो उसका जो पद्धति है, शिक्षा की जो पद्धति है, उसका जो ट्रेंड है, वो संस्कार युक्त होना चाहिए। और जिस रूप में हम आपको जानते हैं कि आपने जो समाज सेवा की है और बच्चियों को आगे बढ़ाने में, तो मेन उद्देश्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम विद्वान बने, शिक्षित बने, लेकिन हम अपने संस्कार को ना भूलें, हम अपने बोलियों को ना भूलें, अपनी भाषाओं को ना भूलें, अपने खान पान को ना भूलें, हम अपने मोटे अनाजों को ना भूलें। यहाँ तक कि देखिए, आज हमारा भारतवर्ष इतना गौरवान्वित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में G20 भी होने जा रहा है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे भारतवर्ष के लिए। और उस गौरव में आपका जो योगदान पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से। और जितने भी हमारे दर्शक श्रोता आपको सुने हैं और देख रहे हैं, उनकी ओर से भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और अपनी बातों से दर्शकों को अवगत कराया। और जितने भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचरण हुआ होगा। और वो भी अपने बच्चों को आगे जब भी पढ़ाएं, किसी भी संस्थान में पढ़ाएं, लेकिन उसका ये ध्यान रखें कि हम उन बच्चों में संस्कार भी डालें, हमारा भारत गौरवान्वित हो उन बच्चों से। जब वो आगे जाकर किसी भी पद पर आसीन हो, तो शिक्षा ऐसी हो जैसे वो शिक्षित होकर आपकी तरह बने और देश का नाम करें। आपको पुनः एक बार DD बिहार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सभी दर्शकों को भी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।